अस्सलाम वालेकुम। नए नॉवल कोई चौंका है नवादिल है, राइटर इकबाल बानो आपकी खिदमत में हाजिर। सुनो सैफी, ये दुपट्टे तो रंगवा लाओ। वो तकरीबन भागती हुई उसके करीब आई थी। व्हाट? हाँ, ये दुपट्टे। उसने शॉप पर मोटरसाइकिल के हैंडल से बांधते हुए कहा, बस खड़े खड़े रंगवा लाना। 2 रुपए फी दुपट्टा ज्यादा लेंगे और रख देंगे। कुल 7 दुपट्टे हैं, लेकिन क्या ये सारे तुमने आज ही ओढ़ने हैं? सैफी बोला हुआ शॉपर देखकर हैरत से पूछ रहा था। 3 मेरे हैं और एक रबिया, अर्शिया, मोना और ताबी का है। उसने इंतहाई बेनियाजी से बताया। अच्छा खासा वक्त लगेगा और तुम्हें तो पता है कि मैं इफ्तार की तरफ जा रहा हूँ। मुझे देर हो रही है, तुम मुख्तार को भेज दो। इफ्तार के पास गप्पे मारने ही तो जाना है ना, तो पट्टे रंगवा कर चले जाना। वो बोली, हो सकता है मैं देर से आऊँ। शाम को तो घर आ ही जाओगे ना, कल रंगवा दूंगा। वो बोला, कल? वो जोर से चीखी जैसे कोई खौफनाक चीज देख ली हो। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुम्हें पता है आज नानो और नाना की वेडिंग एनिवर्सरी है, यानी उनकी शादी की सालगिरह की गोल्डन जुबली। रियली? शेफ के लहजे में हैरत थी। तुम्हें इल्म नहीं, पूरे 50 साल हो गए हैं उनकी शादी को और आज हमने इस खसूसी मौका पर खसूसी इंतजाम किया है। मगर ये आज अचानक, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो नाना के दोस्त हैं ना, कर्नल रहमत खान? वो एकदम चुप हो गई। हाँ हाँ, क्या हुआ उन्हें? हुआ कुछ नहीं, उन्होंने सुबह सुबह नाना को विश करने के लिए फ़ोन किया, मगर तब तक वो वॉक के लिए जा चुके थे। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा, भाई आज गुल्ला गुल्ला करो, आज तो बड़ा मुबारक दिन है, कर्नल साहब की कैद बमुशक्कत के पूरे 50 वर्ष हो गए हैं। उसने बताया। फिर तुमने दादा को बताया? नहीं, मैंने तो कर्नल रहमत खान को भी मना कर दिया कि आज हम नानू और नाना को सरप्राइज देंगे। और और सैफी, हमने कर्नल रहमत को भी इनवाइट किया है। बड़ी ज़बरदस्त, सैफी ने सराहा। मज़े की बात है ना, वो पूछ रही थी। है तो मज़े की बात, मगर प्लीज़ सैफी, इस खुशी के मौका पर अगर मगर मत करो। कितने दिनों बाद तो हल्ला गुल्ला करने का मौका आया है। तुम भी इफ्तार की तरफ मत जाओ, बहुत से काम हैं। और अभी तो फरहंदा आपकी सामान की लिस्ट बना रही हैं, वो भी तो लाना है। 4 बज रहे हैं, तुम लोगों को अब होश आया है? सैफी ने रस्ट वॉच देखते हुए कहा। सुबह सभी तो कॉलेज यूनिवर्सिटी जा चुकी थी, वापसी पर मैंने बताया तो ये प्रोग्राम बना है। प्लीज़ सैफी, दुपट्टे रंगवा लाओ ना, मत जाओ इफ्तार की तरफ। उसका लहजा मुल्ती जाना था। चलो तुम भी क्या याद करोगी, माँ बदौलत नहीं चाहते। मैं इफ्तार को शाम शाम के लिए इनवाइट कर लेता हूँ। वो अपने मोबाइल पर इफ्तार का नंबर डायल करने लगा। शायद वो सोया हुआ है, मोबाइल ऑफ है। स्टेफी ने मोबाइल जेब में रखते हुए उसे बताया। बस अब तुम जल्दी जाओ, वो बोली। और सूट भी टेलर से लाने होंगे, स्टेफी ने कहा। नहीं, वो तो मैं यूनिवर्सिटी से आते हुए लेती आई हूँ। उसने जल्दी से बताया, जैसे एहसान कर रही हो। शुक्र है। स्टेफी ने शुक्र का सांस लिया और बाइक को किक लगाई ही थी कि अंदर से फरहंदा उसे आवाज़ें देती गैराज में आ गई। उजाला, वो सैफी अभी गया तो नहीं? बस जा रहा है। सैफी की लिस्ट तैयार है, तुम सामान ले आओ। और हाँ, गजरे और फूलों के हार चेक करके लाना। पिछली मरतबा फारूक बासी गजरे ले आया था, कम लाए हुए, किसी ने भी नहीं पहने थे। हाँ, आप लोगों ने आफो और फारूक को भी बताया? सैफी ने पूछा। अभी तो वो सो रहे हैं, उठेंगे तो बता देंगे, बस ख्याल रहे कि मेहमानाने खसूसियों को पता ना चले, फरखंदा ने मुस्कुरा कर कहा। सैफी ने सर हिला दिया और फिर मोटरसाइकिल को दोबारा किक मारते हुए बड़बड़ाया। चल मियाँ सैफुर्रहमान, ये ड्यूटी भी भगता, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर ले कि मुस्तकबिल में शायद क्या, यकीनन यही काम करने होंगे। उसने मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई तो उसके लबों पर बड़ी उछली सी मुस्कुराहट फैल गई। उजाला, प्लीज़ जल्दी से कबाब तो बना लो, मैंने मसाला बना लिया है। तुम बस टिक्कियाँ बनाकर फ्रिज में रख दो, फ्राई उसी वक्त कर लेंगे, जल्दी काम निपट जाए। अर्शिया ने खीर के पैकेट खोलकर गर्म दूध में डालते हुए कहा। तो वो जो किचन ही में कुर्सी पर बैठी अपने लंबे लाहनों पर क्यूटिक्स लगा रही थी, एकदम ही गर्दन मोड़कर बोली, यार अर्शी, तुम ही ये काम कर लो, मेरे हाथों में मिर्चें लगी तो फिर मैं खुजाती ही रहूंगी। सच बहुत जलन होती है, उसने मासूमियत से कहा। इतना काम है, और मोना ने समोसे बनाते उसे देखा तो न जाने क्यों जुमला उसके लबों ही में रह गया। उजाला इतनी मस्कीन सूरत बनाए अर्शी को देख रही थी कि मोना को उस पर एकदम ही तरस आ गया। अर्शी, तुम रहने दो, उजाला कोई और काम कर लेगी, मैं समोसे बनाकर टिकियाँ बना देती हूँ। उजाला वैसे भी नाजुक है। गुड गर्ल, तुम कितनी अच्छी हो। उजाला ने मोहब्बत से उसे देखा। तुम भी तो बहुत अच्छी हो, मोना ने सूख चेहरे के साथ कहा। पता नहीं वो क्यों अपनी ज़रा सी तारीफ पर ही बलिश हो जाती थी, और यूं भी उजाला उसे बहुत प्यारी थी कि वो उसके भाई सैफी को पसंद थी। और ये पसंद किसी से ढकी छुपी ना थी, शायद उजाला से भी नहीं। मगर कभी उसने जाहिर ना किया कि वो सैफी की धड़कनों में छुपे राज को जानती है, उसके लहजे में कूकते जज्बों को महसूस करती हैं, उसकी आंखों से छलकती वारफर्दगी के लिए ले से डिस्टर्ब होती हैं।
सैफ़ी उस पे मरता था, मगर उसका रवैया सैफ़ी के साथ ज़रा भी महबूबाना नहीं था, बल्कि वो तो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से सैफ़ी से बात करती थी, हर दर्जा एतमाद के साथ। हालाँकि उसे सबकी ख़्वाहिश का पता था, मगर शायद किसी को उसकी अपनी ख़्वाहिश का इल्म ना था। और ना ही उसने अपनी ख़्वाहिश का किसी से ज़िक्र किया था। भला कभी ख़्वाहिशें भी बताई जाती हैं। उनके चिराग तो दिल के उताक में बहुत ऊपर सजा कर रखे जाते हैं, जिनकी रोशनी से आंगन दिल मुनव्वर होता रहता है। और ऐसी ही ख्वाहिश उजाला की भी थी, जिसकी उजली उजली सच्ची रोशनी में उसका तन मन चमकता रहता था। उजाला ने इसी घर में आँख खोली थी। हमेशा से ननिहाल में रही। बड़े मामू अनीस, छोटे मामू नफीस उर रहमान और तायरा खाला के बच्चों के साथ पलकर बड़ी हुई थी। उसकी माँ फाहर और वालिद सिकंदर राजनपुर एक शादी में गए और वापसी पर एक्सीडेंट हो गया। दोनों ही मौका पर हिलाक हो गए थे। उजाला सिर्फ 4 माह की थी और फाहरा उसे शादी पर चाहते हुए माँ के पास छोड़ गई थी, और फिर वो कहीं और ना गई। धुतियाल में 2 चचा थे और एक पुप्पो, उन्होंने कभी पलट कर न पूछा था। यूं वो ननिहाल की हाँ ही पली बड़ी थी। बड़े मामू जिनके 3 बेटे और 2 बेटियां थी, फारूक, सैफ, राहिला, मोना और छोटा तारिक। छोटे मामू की फरहंदा अपा फाक अहमद, अर्शिया और रबिया थे, जबकि तायरा खाला की ताबिंदा, तनवीर और तफसीर अहमद थे। तायरा खाला मस्कत में रहती थी। ताबिंदा और तनवीर को पढ़ाई की गरज से ननिहाल में छोड़ा हुआ था। ताबिंदा और तनवीर छुट्टियों में मस्कत चले जाते, या फिर 2 साल बाद तायरा खाला चक्कर लगा लेती थीं। उजाला सभी की चहीती थी। सारे मामू और तायरा खाला बहुत प्यार करते थे। फिर उसे नाना और नानों का भी सारा लाड और प्यार मिला था। छुट्टी में जब ताबिंदा और तनवीर मस्कत चाहते, तो अजीब तरह का दुख उसे अपने हिसार में ले लेता। मेरा कोई नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती। बड़ी और छोटी ममानी बमा अपने बच्चों के मेके चले जाती, तो वो खुद को और तन्हा महसूस करने लगती। बार बार दोनों ममानियों के मेके से बच्चों की छुट्टियां होते ही फ़ोन आने लग जाते। ननिहाल जाने की तैयारियां होती, कपड़े बनते, लड़कियां चूड़ियां लेती, नई सैंडलें आती, और उजाला देखती रहती। हालांकि उसके लिए भी सब चीज़ें आती, मगर न जाने क्यों उसे खुशी ना होती थी। सब बच्चे चले जाते तो वो तन्हा इतने बड़े घर में बुलाई बुलाई फिरती रहती कि छाना मैं कौन। इस मिश्रा की गर्दान उसे अपने इर्द गिर्द महसूस होती। वक्त गुजरता रहा। वक्त के साथ साथ उसे भी एहसास हुआ कि वो यानी उजाला सिकंदर घर भर की चहीती है। नाना की तमाम शफकत उसके लिए थी, तो नानों का बेतहाशा प्यार भी वही समेटती थी। बल्कि घर के बच्चों पर भी हुक्म उसी का चलता। जो खेल वो चाहती वही खेला जाता। तबिंदा, सैफी, आफाक और मोना उससे बड़े थे, मगर वो जो कहती सभी उसकी मान लेते। तनवीर जरा उखड़ मिजाज का था। एक रोज जब उसका बैडमिंटन खेलने को दिल चाह रहा था, मगर उजाला चाहती थी तनवीर उसके साथ कैरम खेले, और वो मुसलसल इनकार कर रहा था। तब सैफी ने कहा, आओ उजाला, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ बैडमिंटन खेलोगे। तनवीर ने तुड़क कर कहा, मैं तनवीर के साथ कैरम खेलूंगी। उजाला की भी जिद थी। तब उनकी बहस सुनकर नाना आ गए थे। भाई क्या मामला है? नाना, मैं कैरम खेलना चाहती हूँ तनवीर के साथ। और तुम? नाना ने तनवीर से पूछा। मैं सैवी के साथ बैडमिंटन खेलूंगा। तनवीर तंग कर बोला, तुम यूँ करो, पहले उजाला के साथ कैरम खेल लो, फिर अपना खेल खेल लेना। मुबारक अहमद बोले तो उजाला के लबों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। नाना, आप हमेशा उजाला की साइड लेते हैं। तनवीर ने रैकेट जोर से अपने हाथ में मारा। बेटा, तुम बड़े हो, फिर तुम अपने वालिदैन के साथ हो। आप इसमें भाई बहन मिलकर रहते हो, मगर उजाला का कौन है? न माँ, न बाप, न भाई, न बहन। अगर हम ही उसे मोहब्बत ना दें, उसकी ख्वाहिश पूरी ना करें, तो कौन करेगा? वो खुद को अकेला महसूस करेगी। तुम भी हमें बहुत प्यारे हो, मगर उजाला बिन माँ बाप की बच्ची है। ज़रा अपनी जगह पर उसको रख कर सोचो, तो तुम्हें एहसास होगा कि वो ज़्यादा हकदार है। दिल बड़ा रखा करो यंग मैन। कर्नल मुबारक अहमद तनवीर को समझा रहे थे। उजाला को लग रहा था जिससे बहुत सारी मीहें उसके अंदर करती जा रही हों। नाना के लफ्ज़ ना थे, नोकदार मीहें थी जो उसके जिस्म की एक एक बूटी में ठोंकी गई थी। मुझ पर तरस खाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मेरे वालिदैन नहीं हैं, कोई भाई बहन नहीं है। तो मैं मजलूम हूँ, बेचारी हूँ। नहीं, मैं किसी को खुद पर तरस नहीं खाने दूंगी। लम्हा भर में वो एकदम ही खुद को बड़ा समझने लगी। हालांकि अभी वो सिर्फ 13 बरस की थी, 8वीं क्लास में पढ़ती थी, मगर नाना के जुमलों ने उसकी रूह क्या घायल की। किला आबालीपन, जिद, सब कुछ ही उसने छोड़ दिया था। सभी उसकी संजीदगी पर हैरान थे कि वो किताबी कीड़ा बन गई थी, अपने आप में मस्त थी। फिर वो गहरी भी बहुत थी। अपने किसी जज्बे, किसी अंदाज से भी उसने कभी अपने अंदर की कैफियत के बारे में किसी को जानने का मौका ना दिया था। ऊंचे ऊंचे कहके लगाती, हर नया फैशन करती, केसर भी और ऊंची आवाज़ में सुनती, और तो कभी कभार डांस भी कर लेती। रबिया और अर्शिया तो उसके डांस की दीवानी थी।
कई बार उन्होंने सीखने की कोशिश की, मगर जो लोच और रिदम उजाला के अंदाज में था वो उनमें कहाँ। यूं ही वक्त गुजरता गया। मम्मा नहीं अब अपने बच्चों के साथ कम ही लेके जाती कि सब बड़े हो गए थे, कोई कॉलेज में तो कोई स्कूल में। उजाला अब अकेली नहीं होती थी। नाना हर माह पेंशन लाते तो 1000 का नोट उजाला को मिलता। दोनों मामू एक माकूल जेब खर्च उसे देते। उजाला को कभी पैसों की कमी महसूस न हुई थी, बल्कि सैफी और आफाक तो अक्सर उससे उधार लेते। सैफी तो वापस कर भी देता था, मगर आफाक ने कभी वापस ना दिए। और उजाला हमेशा उसे उधार देते हुए कहती, बस ये आखिरी मर्तबा है, आइंदा नहीं दूंगी अगर मुझे पैसे ना दिए वापस। और आफाक इतनी मस्कीन सूरत बनाकर वादा करता कि वो हंस देती। तायरा हाल मस्कत से आई तो उसके लिए सबसे ज़्यादा गिफ्ट लाई। तर्स, ये लफ्ज़ उसके दिमाग की दीवारों से ऐसा चिपका था कि मिटता ना था। उसे लगता सब उस पर तरस खाते हों। मगर जब उसने मैट्रिक और एफएससी में बोर्ड में टॉप किया तो उसे एहसास हुआ, नहीं, उसकी अपनी कोई हैसियत और अहमियत है, और इतनी सलाहियत उसमें है कि वो दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सके। फिर पता नहीं क्या दिमाग में ख़्याल आया कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के बजाय उसने यूनिवर्सिटी में ऑनर्स में दाखिला ले लिया, वो भी सखावत में। घर में सभी ने उसे समझाया, तुम लाइन ना बदलो, बस मैं साइंस नहीं पढ़ सकती और फिर मुझे कौन सा नौकरी करनी है। फिर क्या करना है, मोना ने शरारत से पूछा था। अपना पर्चा निकालूंगी और धांसू किस्म के आर्टिकल लिखूंगी, तुम देखना तो कैसी बल्ले बल्ले होगी मेरी। बहुत से ख्वाब उसकी आंखों के मंडेरों पर पंछियों की तरह आ बैठे। डॉक्टर बन जाती तब भी, मोना ने कहना चाहा। यार ईंट उठाओ तो डॉक्टर मिलता है। और यूं भी मुझे बहुत डर लगता है ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए। वो कँपा कर बोली। नाना वाहिद शख्स थे जिन्होंने उस पर कोई एतराज़ न किया था। वो शुरू ही से इस बात पर अमल पैरा थे कि बच्चे अपनी राय खुद मुतय्यन करें और फिर उस राह पर गाइड किया जाए। इन दिनों वो ऑनर्स फाइनल कर रही थी। सैफी के दिल की धड़कन और आंखों की ठंडक थी। सैफी उसे देखता तो उसे लगता वक़्त ठहर गया हो, हवाएं दम बखुद हो गई हों, बहते चश्मे ठठक गए हों। सैफी ने आज तक उसे अपने दिल का हाल नहीं सुनाया था, मगर उसे पक्का यकीन था कि वो उसी की है, क्योंकि मोना के ज़रिए उसे पता चला कि बुजुर्ग बस उजाला की तालीम मुकम्मल होने के इंतज़ार में है और फिर शादी होगी। वो अपने तमाम जज्बों और अत्तर बातों को मखसूस वक़्त के लिए सँभाले हुए था, मगर वो दुश्मन जहाँ जब भी सामने आती सैफी का दिल बदन की इमारत में इस तरह दड़दड़ाता जैसे अभी कबाड़ तोड़कर बाहर निकल आएगा। मगर उसे तो परवाह न थी कि सैफी के आंगन दिल में कोयल क्या कूक रही है। सैफी की आंखों में कौन से ख्वाब सचे हैं और वो उसकी हर बात क्यों मानता है। कभी कभी सबकी मोहब्बतों के बारे में सोचती तो उसे एहसास होता जैसे सब उस पर तरस खाते हों, बिन माँ बाप की बच्ची समझकर। तब वो कई दिन अपसेट रहती। उसकी रूह जख्मी गूंज की तरह कुड़लाती। या खुदा, औलाद से माँ बाप क्यों छीन लेता है, मुझसे क्यों छीना मम्मा को पापा को। उजाला सिकंदर पता नहीं क्या बनती इस कमीने से, न जाने क्या बना डाला है। वो घंटों ना मालूम क्या सोचती रहती और जब कुछ समझ ना आता तो अपनी सुजुकी लेकर तन्हा निकल जाती, जो नाना ने पिछले वर्ष उसे लेके दी थी। इस शर्त पे वो तेज नहीं चलाएगी, मगर जब उसका दिमाग उड़ता तो फिर गाड़ी उड़ाना कौन सा मुश्किल था। ए लड़कियों, तुम सब किचन में घुसी क्या कर रही हो? तुम्हारे पकवान कौन से अहम हो गए कि आज खन्ना साहब की चाय नहीं बनी? नाना बड़बड़ाती किचन के दरवाजे पर आई ही थी कि वो सब दरवाजे में दीवार बनकर खड़ी हो गई। आप चाय दादो, आप चाय, नानों की आवाज़ें थीं। ए लो, दीवानी हो गई हो, क्या पक रहा है? पता चल जाएगा, प्लीज़ नानू आप चाय, मैं नाना के लिए भी चाय लाती हूँ। उजाला ने कहा और फिर नानू को पकड़कर बाहर लॉन में ले आई, जहाँ कर्नल मुबारक अहमद पौधों को पानी दे रहे थे। ये बावली हुई हो, नानू को गुदगुदी हो रही थी। बस नानो हिलना नहीं, वो कहती हुई अंदर भागी थी। और जब नाना नानी चाय पी चुके तो उन्होंने घर भर को तैयारी का हुक्म दिया था। नानू को चट्टा पट्टी का गरारा पहना दिया था, जो उन्होंने अनीसुर रहमान की शादी पर पहना था, फिर तब से जो रखा तो फिर न पहना। अलबत्ता सावन के मौसम में धूप जरूर लगवा दी जाती थी। भला मैं ये पहनूंगी, मगर क्यों? बस आपने पहनना है आज। क्यों? तो हमारी खुशी, अर्शिया ने मोहब्बत से कहा। ए लो, इस उम्र में क्या अच्छी लगूंगी? यही तो उम्र होती है ऐसे खूबसूरत ड्रेसेस पहनने की। मोना ने जल्दी से कहा। हटो भाई, साफ इनकार था। प्लीज नानो मेरी खातिर पहन लें। उजाला के लहजे में न जाने क्या था कि नानो ने बहस ना की। चलो तुम कहती हो तो यूं ही सही, उन्होंने मोहब्बत से कहा। हुर्रा, सब ने नारा लगाया। मैं दादू का मेकअप करूंगी, राहिला ने कहा। दीवानी हो गई हो तुम लोग, खबरदार जो फजूल लेपापोती की मुझे। उन्होंने डांट दिया तो राहिला मुंह सूर कर रह गई। उससे ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, मगर घर में कोई भी उससे फायदा न उठाता। जब खानदान में जहाँ कहीं शादी होती, दुल्हन के अलावा बाकी खवातीन को भी वही तैयार करती, हत्ता कि उसकी अपनी तैयारी रह जाती, मगर घर वाले तो उसे किस खाते में ही ना डालते थे। और तो उजाला ने वो तख्त जिस पर नाना नमाज पढ़ती थी वो भी लान में रखवा दिया था, जिस पर चांदनी बिछाकर सुर्ख वेलवेट वाले गाँव तकिए रख दिए थे।
घर में अजब तरह की हड़बोंग बची थी। नाना और नाना कमरे में बंद कर दिए गए थे। अब तो छोटे बड़े मामू भी सबके साथ शामिल हो गए थे। सब लड़कियां तैयार हो गई थी। फिर दिए गए वक़्त पर कर्नल रहमत खान बमा अपनी बेगम और पोती लैला के आमद हुए। यूं भी उनका पहले भी आना जाना था, इसलिए ये घर उनके लिए नया न था। अलबत्ता खूबसूरत खद-ए-हाल और मुस्कुराते चेहरे वाली लैला के लिए ये घर और उसके मकीन नए थे। कर्नल रहमत खान ने उसका सब लड़कियों से तारुफ करवाया। लैला लाहौर से आई थी और कनाडा से उसने ग्रेजुएशन किया था। फिर वो शरीर टोले के साथ जल्द ही घुल मिल गई। उसे महसूस भी ना हुआ कि वो उन सबसे पहली बार मिल रही हूँ। कर्नल रहमत खान की आमद पर नानो और नाना कमरे से निकले थे और अब लॉन में बैठे थे। कर्नल रहमत खान के ऊंचे कहके लॉन में गूंज रहे थे और अंदर लाउंज में बैठा आफाक तनवीर से कह रहा था, माँ आज पर इन्हें गोली चलाने की जरूरत ना होती होगी, दुश्मन को कहके से ही मार डालते होंगे। क्यों भला? तनवीर ने हैरत से पूछा। यार देख नहीं रहे बल्कि सुन नहीं रहे, कितने जोर से हंसते हैं। मैं तो उठाया, मेरा दिल तो वैसे ही कमजोर सा है, कहीं बंद हो गया तो। आफाक आगे बंद करके दिल पे हाथ रख कर दे मस्ते हुए बोला, तुम्हारा दिल तुम्हारे पास है? फारूक ने पूछा। हाँ यार है तो नहीं। आफाक आंख भर कर बोला। तुम लोग क्या फजूल सी बातों में लग गए हो, चलो बाहर निकलो। राहिला ने घुरका तो उन्हें उठते ही बनी। लड़कियों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था। फिर नाना और नानू ने मिलकर केक काटा तो बड़ी छिपी छिपी मुस्कुराहट दोनों के होठों पर थी और इस मुस्कुराहट को उजाला ने कैमरे में मुकीद कर लिया था। अपने बच्चों की मोहब्बत का अक्स उनके चेहरों पर लहरा रहा था। सबने उन्हें अपनी बसात पर तोहफ़े दिए थे। दोनों को परफ्यूम पसंद थे। लड़कों ने तो मिलकर इंतहाई कीमती परफ्यूम दिया था। खाने का भी इंतज़ाम था। जब सब खाना खा रहे थे तो नानू अपनी बड़ी बहू से कह रही थी, अतिया हमारी लात तो बहुत सीधी सादी थी, कभी मनमानी ना की, जबकि तुम्हारे बच्चे इंतहाई शरीर हैं। ये कहते हुए भी नानू के खूबसूरत चेहरे पर ममता का नूर बिखरा हुआ था। लफ्ज़ों में शिकायत थी मगर लहजे में प्यार था। अम्मा नई नस्ल है, हम क्या कह सकते हैं, हमसे ज़्यादा ज़हीन और तेज हैं। ये तो है। उन्होंने सर हिला दिया और जब कर्नल और रहमत खान चाह रहे थे तो वो कह रहे थे, भाई मुबारक, आज की तकरीब मुझे हमेशा याद रहेगी। वाकई बहुत अच्छा लगा ये सब। कर्नल मुबारक खुले दिल से बोले। फिर आना तुम, अर्शी और मोना लैला से कह रही थी। ज़रूर तुम भी आना, वो खुशदिली से बोली। उजाला तो नानों से चिपकी हुई थी। दादो बच के रहें, इसकी नज़र आपके तोائफ पर है कि आधे इसे मिल जाएं। आफाक ने शरारत से कहा। अपनी तरह समझ रखा है लालची। उजाला ने तुनक कर कहा, बेटा मजाक कर रहा है, भाई है ना। उन्होंने प्यार से उजाला को समझाना चाहा। वो पाँव पटक कर अपने कमरे में चली गई। मुझसे लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। रिमोट उजाला के हाथ में था और वो बार बार चैनल बदल रही थी। उसकी सास तबिंदा को बड़ी खूफत होती और वो उसके हाथ साथ टीवी ना देखती थी। अब भी वो टीवी कम देख रही थी और फ़ोन पर लैला से बातें ज़्यादा कर रही थी। तभी सैफी लाउंज में दाखिल हुआ और सोफे पर तकरीबन गिरते हुए राहीला से बोला, भाई माँ बदौलत का रखते सफ़र बांधो कि हम जाते हैं। कहाँ जाते हो? राहीला ने पूछा। बस जाना है, वो लहक कर बोला। भाई क्या सवात का कान जा रहे हो? मोना ने मासूमियत से पूछा। वहाँ तो शादी के बाद जाते हैं, रबिया ने जल्दी से कहा। है ना भाई? उसने जल्दी से तस्दीक चाही। हाँ ये तो है। सैफी ने टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठी उजाला की तरफ देखा। फिर कहाँ जा रहे हो? रहीला ने पूछा। 6 माह के लिए कोरिया जा रहा हूँ। कंपनी की तरफ से? तनवीर एकदम बोला। नहीं अपने खर्च पर बेवकूफ़, भला कोरिया में घूमने फिरने जाऊंगा? सन्नती मुल्क में बंदा कुछ सीखने जाता है। आई समझ आ गई। छोटा सा तो तुम्हारा दिमाग है, खाक समझ आई होगी। उजाला हंसी। तुम्हारा तो बड़ा दिमाग है ना, मेरे मुंह ना लगा करो। तनवीर तनक कर बोला। 6 माह तो भाई बहुत हैं। अर्शिया ने फिक्रमंदी से कहा। बेटा सिस्टर काम जो है और यूं भी मेरी प्रमोशन हो जाएगी। उसने अर्शिया का सर थपकते हुए कहा। फिर मुझे क्या देंगे? जो तुम कहोगी। कब जाना है? कौन कहाँ जा रहा है? नानो लाउंज में दाखिल होते हुए बोली तो उजाला ने जल्दी से टीवी बंद कर दिया कि नानो तस्बीह पढ़ती फिर रही थी। अपना सैफी कोरिया जा रहा है, आफाक ने कहा। क्यों? कंपनी की तरफ से? अच्छी बात है। दादू ये सब आपकी दवाओं के तुफैल है, वरना मुझसे सीनियर लड़के भी हैं मगर उनका नाम नहीं आया। हालांकि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इस मर्तबा मेरा चांस होगा। वो दादू के कंधे से सर टिकाकर बोला, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को हर मैदान में कामयाब करे। अब तुम आ जाओ तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। शादी? सब एकदम चाहिए, वो भी सैफी की। क्यों, मेरे बच्चे में क्या बुराई है? वो बोली। अभी तो ये बच्चा है, बड़ा तो होने दे दादो, फिर शादी करें। आफाक ने हंसकर कहा, चल शरीर, यही तो शादी की उम्र होती है। फिर खैर से बरसरे रोजगार है, बस फारूक और इसकी इकट्ठी शादी करेंगे।
और दादो मेरी आफाक मिनमिनाया और पुरशौक नजरों से तबिंदा को देखने लगा। यूं भी उसकी पसंद किसी से ढकी छुपी ना थी। दादो मनहेस अंदाज में सर हिलाकर बोली, तेरी शादी तो सबकी करने के बाद करूंगी। क्यों? वो तनक कर बोला। बस, आपको मुझसे क्या दुश्मनी है? वो तनक कर बोला, तो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है ना, और प्यारी चीज तो दिल से लगा कर रखी जाती है। आप सैफी को प्यार करें, वो मुंह फुलाकर बोला। भाई ये तो दिल की बात है, तू मुझे सबसे प्यारा है। वो मोहब्बत से बोली। अच्छा प्यार है कि मुझे मेरे जायज़ हक से भी महरूम रखा जा रहा है। मैं बरपाया। आफाक के लहजे से परेशानी हवीदा थी। सब उनकी दोनों की नोक-झोंक सुनकर महसूस हो रहे थे। तभी मुबारक अहमद आ गए तो सब उन्हें देखते ही खिसक गए। बस सैफी और राहीला बैठे थे या फिर उजाला थी। कर्नल साहब, सैफी को ओरिया जा रहा है। तो खुशी-खुशी उन्हें बताने लगी थी और ये भी बता दिया कि सैफी वापस आए तो अब शादी कर दी जाए। और सैफी नहायत मोहब्बत पाश नज़रों से उजाला को देखने लगा, जो टीवी देख रही थी। आवाज़ की अक्सर वो वॉल्यूम बंद करके सिर्फ तस्वीरें ही देखा करती थी, और ये उसकी बचपन की आदत थी। उजाला के मोबाइल की बीप बजी, उसने नंबर देखा और फिर एकदम फट पड़ी। तुम कहाँ गायब थे नोमी? सच में कितनी परेशान थी यार। सलाम तो किए बगैर शिकवे शुरू कर दिए तो ना करूं? यही मेरा हक नहीं? तुम्हें तो सारे हक है जाने मन। वो लहजे में जज्बे समोकर बोला। उसके इस जुमले को सुनकर उजाला के दिल ने एक बीट मिस की थी। सुनो, मैं तुमसे भी मिलना चाहता हूँ। अभी क्यों? मैं उदास हूँ तुम्हारे लिए। और क्यों? इतने दिन उदास नहीं हुए? बहुत हुआ था। फिर फिर देख रहा था कि तुम्हारे बगैर कितने दिन रह सकता हूँ। फिर देख लिया, हाँ, कि तुम तो हर घंटे में 600 मरतबा याद आती हो। झूठ! मेरे जज्बों का मजाक मत उड़ाओ, वरना वरना क्या कर लोगे? अभी 2 गवाह ले आऊँगा और निकाह पढ़वा लूँगा। मैं इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं हूँ। वो लहक कर बोली। मुझे पता है तुम मुश्किल से मिलने वाली हो। कि क्या? अच्छा तुम मिलो, मैं बहुत उदास हूँ। कहाँ? कैफेटेरिया आ जाओ। तुम तुम यूनिवर्सिटी में हो? वो खुशी से चीखी। जी जनाब, आओ। तुम फ़ोन बंद करो तो मैं आऊँगी। बस तुम बातें करती हो यहाँ तक आ जाओ। चलो अब मोहब्बत मत बिगाड़ो, मुँह देखेगी। दूर चले जाते हो तो फिर याद ही नहीं रहता कोई उजाला भी है। उसने शिकवा किया। याद तो हर पल रहता है। अच्छा तुम आओ तो। वो बोला। उजाला ने फ़ोन ऑफ कर दिया। उसके लबों पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। नुमान शाह उसकी ज़िंदगी में बहार का चौंका बनकर आया था और उसकी पूरी हस्ती पर छा गया था। वो उसके बगैर खुद को बहुत अधूरा और नामुकम्मल समझती थी। वो भी आम दिनों जैसा दिन था, उजाला के लिए बहुत फीका और एकदम बोर। छोटी ममानी की बहन और बड़ी ममानी की बाविज इस्लामाबाद से आई हुई थी। फरहंदा और रबिया उनके साथ मसरूफ थी। फिर मोना भी तो दरख्शां अफशां को कंपनी दे रही थी। उजाला एकदम ही बस से पुश चली गई थी। उसे लगता जैसे उसकी कोई अहमियत ना हो। यूनिवर्सिटी से आने के बाद वो खाना खाकर अपने कमरे में घुस जाती। हालांकि दरख्शां और अफशां उससे बुलाती भी, मगर पता नहीं क्यों खुद को उनकी कंपनी में मिसफिट समझती थी। तभी तो शाम की चाय पीकर वो लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती थी। और शौस पे वॉस पे आदत बहुत तेज गाड़ी चला रही थी। तभी पब्लिक पार्क के करीब मोड़ काटते हुए उसने जोर से ब्रेक लगाई। कि वो ऐसा ना करती तो सामने से आने वाला शख्स यकीनन कार से टकरा जाता। गालिबन क्या यकीनन वो जॉगिंग करने पार्क में आया था और अब वापस जा रहा था। मोहतरमा, पहली बार गाड़ी चला रही हैं? ऐसी बात नहीं है। आपको पता है मोड़ पर गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर लेते हैं। ये ट्रैफिक के असूलों में से एक असूल है। मुझे पता है, मनहूस से बोली। फिर भी लाइन में लोग गलती करें तो माफ़ की जा सकती है, और अगर एक बात का इल्म हो और फिर भी गलती की जाए तो उसकी सज़ा होती है। वो अब पुरशौक नज़रों से उसे देख रहा था। आप मुझे सज़ा देंगे? ऑफ कोर्स। क्यों? आप कोतवाल शहर हैं। वो क्या होती है? होती नहीं, होता है। वो हंसी, उसकी हंसी का उजाला चार सू फैल गया था। तुम हंसती अच्छी लगती हो। वो जल्दी से बोला। मुझे पता है। वो निहायत एतमाद से बोली। वाकई, हालांकि कुछ खूबियों का लोगों को पता नहीं होता। मुझे अपनी सब खूबियों का पता है और ख़राबियों का कोई नहीं। फरिश्ता है, अशरफुल मखलूक़ात हूँ। वो एक अदा से बोली। अच्छा मिस्टर, अब ज़्यादा फैले मत, अपनी राह लें। मुझे ड्रॉप तो कर दें। आए कैसे थे? दोस्त के साथ आया था। अपनी सवारी नहीं है? नहीं। फिर तो मांगे तांगे पे गुजारा होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जिंदाबाद। कहाँ जाना है? जहाँ दिल चाहे उतार दीजिएगा। वो दूसरी तरफ आकर कार का दरवाज़ा खोल के फ्रंट सीट पर बैठ गया। एक पल को तो वो उसकी जुर्रत पे हैरान रह गई। डर गई हो? जी नहीं, आप कोई हवा हैं? लड़कियां तो डरती हैं आपसे, वो शरारत से बोली। नहीं, मर्दों से। मगर मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरती हूँ। गुड गर्ल, उसके लहजे में सताइश थी। अब बताएं कहाँ जाना है? मेन रोड पर गाड़ी लाते हुए वो पूछ रही थी। पहले मेरे साथ जूस पियो, फिर अच्छी ज़बरदस्ती है। ज़बरदस्ती नहीं, हमें भी नाज़ा होने दें। किस बात पर? वही यही कि किसी खूबसूरत लड़की ने चांद हमें हमारे लिए निकाल ले।
उसने उजाला की तरफ झुकते हुए कहा तो उसकी सांसें उजाला के चेहरे से टकराने लगीं। उजाला गड़बड़ा गई और फिर उसने लाखा पर गाड़ी रोकी। उसने ऑरेंज जूस का ऑर्डर दिया था, मुझसे तो पूछा कि मैं भी यही पीऊंगी। आज तो मेरी मेहमान है आप और मेरी मर्जी होगी, आइंदा से आपकी मर्जी। आइंदा? वो हैरान थी। हाँ, हम आइंदा भी मिलेंगे। वजह? बस मेरा दिल चाहता है कि हम बार बार मिलें। लफ्ज़ों के अच्छे खिलाड़ी हैं हम, हर एक खेल के अच्छे खिलाड़ी हैं। बड़ा नाम है। नाम ओ नाम तो मैंने पूछा नहीं। उजाला को एकदम याद आया। खाकसार को नुमान शाह कहते हैं और आपका नाम यकीनन रोशनी होगा। वो हाँ से यकीन से बोला है। उजाला को हैरत हुई। खैर ना, नाम रोशनी तो नहीं मगर उससे मिलता जुलता ज़रूर है, यानी उजाला सिकंदर। मगर मैं तुम्हें रोशनी ही कहूँगा। वो जूस का सिप लेते हुए बोला। अच्छी ज़बरदस्ती है। नहीं, यूं कहो अच्छी दोस्ती है। उसने कहा तो उजाला हंस दी। उसे नुमान शाह से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। आज तक उस तरह इसने किसी मर्द से बात न की थी। आप बताएं कहाँ जाना है? उसी पार्क में जहाँ से तुमने मुझे उठाया था। क्या? वो जी ही। हाँ, मेरी गाड़ी वहीं खड़ी है। फिर आपने मुझसे छूट क्यों बोला? जी चाह रहा था तुम्हारे साथ वक्त गुजारने को। वक्त गुजारने को? उसने तिरछी नजर से उसे देखा। कहो तो जिंदगी भी गुजार सकता हूँ। पको मत, वो मुंह फाड़ कर बोले। सॉरी, एकदम उसे एहसास हुआ था कि ये सैफी आफाक नहीं है। मुझे अच्छा लगा, नुमान शाह ने कहा। और जब वो वापस घर आई तो उसके पास नुमान शाह के बारे में हाथ से मालूमात थी। उसका अपना बहुत बड़ा बिजनेस था, शिप ब्रेकिंग की कंपनी थी और उसका ताल्लुक सिंध की फ्यूडल फैमिली से था। उसने उजाला को अपना मोबाइल भी दे दिया कि वो उससे बात करना चाहता था। मगर तुम कैसे करोगे मुझे फ़ोन? वही मेरे पास और भी मोबाइल है। अच्छा, इतने मोबाइल? ये तुम्हारे लिए है, कल ही लिया है। तुम्हें पता था कि आज मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि मेरा आज लविंग डे है। चलो बदतमीज, तमाशा के कह के मैं उसकी झिम्पी झिम्पी सी हंसी हंसी शामिल थी। और फिर बहुत जल्दी उजाला और वो एक दूसरे के करीब आए थे। नुमान अक्सर उससे मिलने यूनिवर्सिटी आ जाता था और रात को तो फ़ोन पर उनकी तवील गुफ्तगू होती ही थी। वो नुमान शाह की बातों की फवार में भीगती चली जाती। मदहोशियों ने उसके गर्द हिसार कर लिया था। मोहब्बत का ये एहसास उसके नया और अनोखा था। अपने मामलात में वो नहायत पक्की थी। उसने घर में किसी को भी अपनी और नुमान शाह की दोस्ती की हवा न लगने दी थी और तकरीबन 1.5 साल से वो अपनी मोहब्बत छुपाए हुए थी। हालांकि कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, मगर उसे छुपा लिया था। या फिर ये भी बात थी कि उस पर घर वालों ने कभी इतना चेक न रखा था, वरना तो उसमें आई हुई तब्दीली लम्हों में बता देती कि वो किन हवाओं में उड़ रही हैं। नुमान शाह 2 हफ्ते से गाँव गया हुआ था और ये दिन उजाला ने जिस तरह गुजारे थे वही जानती थी। उसे लगता था नुमान के बगैर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल फीकी सी है। और अब जबकि उससे फ़ोन किया तो लगा सूखे थानों पानी पड़ गया हो। और थोड़ी देर बाद वो कैफेटेरिया में बैठी नुमान शाह से गए दिनों की मसरूफियात सुन और कह रही थी। सुना है सैफ साहब कोरिया जा रहे हैं? लैला रबिया से पूछ रही थी। अरे, ये सैफ कब से साहब हो गया? तनवीर ने गड़बड़ा कर कहा। क्यों, वो साहब नहीं हो सकते? आपके साहब आफाक कब पीछे रहता। बको मत, तुम लोग बेचारे को तंग मत करो। राहीला ने उसे डांटा और फिर लैला से बोली, तुम बुरा मत मानना, ये ऐसे ही शैतानों की टोली है। जी नहीं, मैंने तो बुरा नहीं माना। लैला ने आहिस्तगी से कहा। कब आई तुम? अर्शिया पूछ रही थी। दादा आ रहे थे तो उनके साथ अभी आई हूँ, लैला ने कहा। नानों का हुक्म था कि कर्नल रहमत दोपहर का खाना यहीं खाएंगे, इसलिए खासा एहतमाम किया जाए। तब सब लड़कियां अपने कामों में लग गईं। उजाला अपने कमरे में आकर नुमान से फ़ोन पर बात करने लगी कि छुट्टी के दिन वो नुमान से वक्फे वक्फे से बात करती थी और दोनों को छुट्टी का पता ही न चलता था। तुम भी कुछ कर लिया करो। नानू उसके कमरे में चली आई तो उसे खुदा हाफिज कहकर फ़ोन बंद कर दिया। क्या करूँ, वो मुंह बनाकर बोले। सब बच्चियां काम कर रही हैं बेटा, लड़कियां काम करती ही अच्छी लगती हैं। मुझे जो अच्छा समझे बगैर काम के ही समझ ले। तुम कब सुधरोगी? मैं सुधरी हुई हूँ। चलो नीचे लैला को कंपनी दो। नानू ने डपट कर कहा तो वो होंठ कुचलते हुए उनके पीछे चल दी। वो बड़बड़ा रही थी। घर आए मेहमानों का ही ख्याल कर लिया करो। क्या कहेंगे किस कदर बद इखलाक हैं। पता नहीं ऐसी क्यों होती जा रही हैं। वो लॉन्च में चली गई। लैला मोना के साथ कैरम खेल रही थी। वो भी उनके पास बैठ गई और तभी सैफी आ गया। लैला का दिल बदन की अमारत में तेजी से धड़कने लगा और चेहरा गुलगुलू हो गया। उजाला ने हैरत से उसे देखा। लैला की आंखों में सैफी को देखकर जो चमक उभरी थी उसने उजाला को बता दिया कि लैला के दिल में सैफी परचमान हो चुका है, जबकि सैफी ने उस पर कोई तवज्जो न दी थी और अंदर चला गया था। घर में गैर मामूली चहल पहल थी। आज रात सैफी की फ्लाइट थी और सबकी अपनी अपनी जगह मसरूफ थे। बड़ी मेहमानी उसकी तरवारी करवाते हुए कई बार रो चुकी थी कि पहली बार सैफी घर से इतनी दूर जा रहा था। सब ही उदास थे। अगर उदास नहीं थी तो उजाला नहीं थी।
ना वो खुश थी और ना ही गमगीन, और यूँ भी इन दिनों वो अपने आप में मस्त थीं। जब अंदर खुशियों का ढेर हो तो भीड़ बाहर की हर खुशी और गम से बंदा बेपरवाह हो जाता है। उजाला भी बहुत खुश थी। नुमांशा का ख्याल उसके दिलो ज़हन को हिसार में लिए रखता। उसकी बातों की खुशबू से उजाला के दिल का आंगन महकता रहता। वो पास होता तो उसकी गुरबत उजाला को मदहोश रखती, और तन्हाइयों में वही क्रूब के लम्हात उसके लिए चांद तारे बन जाते, जिनकी रोशनी में वो बहुत दूर तक चली जाती। नुमांशा का साथ, उसका ख्याल उसके वजूद को तवानाइयाँ बख्शता। मोहब्बत की इस अनोखे सास ने उसे सबसे बेगाना कर दिया था। अब उसे किसी की बात बुरी न लगती और ना ही किसी की बात पर वो दिनों कुड़ती। अब हर बात को वो कंधे उचकाकर नज़रअंदाज कर देती। क्या मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो इंसान को सिवाय अपनी हर बात से बेनियाज कर देती हैं? वो बारहा अपने आप से ये सवाल करती, और एक बार उसने नुमान से भी पूछा था, नमी क्या तुम्हें भी ये एहसास होता है कि मोहब्बत करके तुम सब कुछ भूल गए हो? हाँ, होता है ये एहसास, मुझे तो तुम सिवाय तुम्हारे कुछ भी याद नहीं। मेरा मतलब ये नहीं था, वो सुर्ख हो गई। तुम्हारा मतलब जो भी था, मगर मैंने जो समझा वही बताया है। नुमान शाह ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। उजाला ने महसूस किया था कि वो जब भी उसके साथ होती है, उसकी नजरें उजाला के चेहरे का तवाफ करती रहती हैं, और वो खुद को नुमान की निगाहों के हिसार में जकड़ा हुआ महसूस करती। उसे नुमान की नज़रों की गिरफ्त अच्छी लगती। इस वक्त भी वो पौधों को पानी देते हुए नुमान के ख्यालों में गुम थी। लोगों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, और आंखों में बेतहाशा चमक थी। बरामदे में सतून से डेग लगाए खड़ा सैफी उससे कितनी देर से देख रहा था। वो आप मुस्कुराती, कभी गुनगुनाती और फिर होंठ पीस देती। ये ही उजाला बदल नहीं गई, उसने सोचा। कहाँ बदली है, वैसी ही है, तुमने कभी इतने गौर से नहीं देखा। उसके ज़हन ने राह दिखाई तो वो हँस दिया। हाँ, मैंने कब उसे इतने गौर से देखा है, मैंने तो कभी नहीं चाहा कि मेरे दिल का कोई जज़्बा उस पर ज़ाहिर हो। और ये सिर्फ़ इसलिए कि मैं शादी के बाद एक ही दम सारे जज़्बे, सारी मोहब्बतें उसे दूँगा, उसकी सारी महरूमियों को उजाला कर दूँगा। मेरी धड़कनों की हर लय का नगमा सिर्फ़ उजाला के लिए ही तो है। तुमसे दूरी दुखी तो कर रही है, मगर ये मेरी मजबूरी है उजाला सिकंदर, कि मुझे अपना मुस्तकबिल भी तो बनाना है, और फिर मेरा मुस्तकबिल तुमसे ही वाबस्ता है। ये तरक्की का मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। और तभी गेट खुला था। कर्नल रहमत खान की सयाह हुंडा अंदर दाखिल हुई। सैफी तो अपने ख्यालों से चौंका ही था, उजाला के हाथ से भी पाइप छूट गया। कर्नल रहमत खान कार से उतरे तो दूसरी तरफ से लैला भी उतरी। कर्नल रहमत ने सैफी को गले लगाया और बोले, भाई मुबारक ने बताया था आज तुम जा रहे हो, सोचा मिल ही आए। बहुत शुक्रिया, सैफी खोले से बोला। हेलो, लैला ने केक सैफी को पकड़ाया। इसकी क्या ज़रूरत थी? थी ज़रूरत भाई, कर्नल रहमत ने इसमें मामूल ज़ोरदार कहका लगाया। उजाला को देखकर लैला लॉन में ही चली आई, जबकि सैफी कर्नल रहमत के साथ अंदर चला गया था। पौधों को पानी दिया जा रहा है, लैला ने उसे मुखातिब किया। हाँ, ये मेरी हॉबी है। कैसी हो? उजाला ने कहा। ठीक हूँ, सैफी जा रहे हैं तो सभी उदास होंगे, लैला ने पूछा। ज़ाहिर है, मगर मैं तो नहीं हूँ। क्यों? लैला ने पूछा। भई हर एक किसी को अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए तगदो करनी चाहिए, और सैफी को अच्छा चांस मिला है। अब घर वालों की उदासी के लिए ये चांस मिस तो नहीं कर सकता। उजाला ने कहा, करना भी नहीं चाहिए। लैला ने उसकी बात से इत्तेफाक किया। तभी मोना और अर्शी आ गईं। अरे लैला, तुम बाहर ही रुक गई? हाँ, ज़रा उजाला से गपशप कर रही थी। लैला ने अपने सिल्की बालों को झटके से पीछे किया, फिर वो अर्शिया के साथ अंदर चली गई। तुम भी आओ ना, लैला ने उससे कहा। आती हूँ, उजाला ने कहा। फिर वो काफ़ी देर यूं ही लॉन में पानी का छिड़काव करती रही। हालांकि कर्नल रहमत और लैला जाने के लिए बाहर निकले तो दिन मगरिब की पनाहगाहों में छुपने की कोशिश कर रहा था। लगता है तुम हमारे साथ बैठना नहीं चाहती, लैला ने जाते जाते शिकवा किया। अरे नहीं, बस मैंने आज सारे पौधों और बेलों को पानी दिया है। मालिक कई रोज से आया नहीं ना, और आप लोग जा रहे हैं खाना खाकर जाते। नहीं, हम अवैस अंकल के यहाँ इनवाइट हैं, लैला ने कहा। हाँ, नानो और नाना ने सी ऑफ करने बाहर आए थे, घर के बाकी अफराद भी बाहर आ गए थे। तभी आहिस्ता से उजाला ने तापिंदा से कहा, ये लैला की आमद कुछ ज्यादा नहीं हो गई? चुप करो, ताबिंदा ने उसे खुरका। उजाला ने देखा लैला बड़ी मीठी मीठी नजरों से सैफी को देख रही थी। लगता था जैसे आंखों के रसे दिल में उतार रही हो, और लैला की इस हरकत पर उजाला मुस्कुरा दी। तो लैला बेगम, तुम्हारे अंदर भी ख्वाहिशों ने उद्यम मचाना शुरू कर दिया है, वो भी सैफी के लिए। उसे हैरत थी कि उसने तो कभी सैफी को इस काबिल नहीं समझा कि उसे चाहा जाए, और लैला खैर पसंद, अपनी अपनी दिल अपना अपना। और रात को खाने के बाद वो सब लाउंज में जमा थे, जब आफाक ने कहा था सैफी को मुखातिब करके, भाई अब तो तुम्हारे चेहरे के फूल भी खिल जाएंगे। तो ना खिले, मोना खर्च से बोली। हम तो जेलस हो रहे हैं, आखिर तुम्हें शादी की जल्दी क्यों है? दिल चाहता है दुल्हा बनने को, आफाक ने हबा कर कहा तो सभी हंस दिए। सैफी बार बार उजाला को देख रहा था, जो उसमें मामूल टीवी देख रही थी।
भई आज तो उसकी जान छोड़ दो, रबी ने उसके हाथ से रिमोट छीन का टीवी बंद कर दिया। क्या करूँ और आज ऐसी कौन-सी ख़ास बात है? भई सैफ़ी जा रहा है, सिर्फ़ 2 घंटे हैं उसके जाने में। तो मैं क्या करूँ? वो बेपरवाही से बोली। गपशप, अच्छा? उसने बज़ाहिर हँसकर कहा, दिल तो चाह रहा था कह दे तुम लोग कम हो, मगर चुप रही कि सबका मूड ऑफ हो जाएगा। और तभी उसके मोबाइल की बीप बज उठी, उसने देखा नोमान का नंबर था। एक तो तुम्हारे मोबाइल की अच्छी मुसीबत है, फरहाना चिढ़कर बोली। मेरी दोस्त का फ़ोन है, मैं बात कर लूँ? वो उठकर अपने कमरे में आ गई और फिर नुमान से बातों में वक़्त गुज़रने का पता भी ना चला। होश तो उस वक़्त आया जब नानो गुस्सा से कमरे में दाखिल हुई थी। पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी, कोई मौका महल भी देखा करो। आखिर घर वालों का भी तुम पर हक है। क्या करूँ? वो फ़ोन ऑफ करके नानो को देखने लगी। चलो नीचे, सैफ़ी जा रहा है, वो क्या सोचेगा? उसके सब अपने उसके पास हैं, उसे क्या सोचना कि उजाला नहीं है। वो हँसी, तुम भी तो अपनी हो, वो बोली। पता नहीं, उसे शाने उठकर फिर नानो के साथ नीचे आ गई, जहाँ वाक़ई सैफ़ी जाने को बिल्कुल तैयार खड़ा था। अच्छा भी उजाला, कहा सुना माफ़ करना और जो उधार है, आकर चुका दूँगा। वो उजाला को देखकर खुशदिली से बोला, शुक्र है कुछ अरसा के लिए तो उधार के चक्कर से जान छूटी। उजाला ने कहा तो वो हँस दिया। नाना मामू से छोड़ने जा रहे थे, ख़वातीन में से कोई भी ना गया और उसके जाने के बाद उदास ही हो गईं। उजाला से ये अलमिया सीन ना देखा गया और वो अपने कमरे में आ गई। दिन अपनी पूरी आबोताब के साथ चढ़ता और फिर शाम को मोगरे में गुम हो जाता। पता भी ना चला और सैफी ट्रेनिंग करके वापस भी आ गया था। घर में अब शादी के लिए जैमगोइयाँ शुरू थीं। उजाला के फाइनल इम्तिहान हो रहे थे। वो सब बातें सुन रही थी और उसने सोच लिया था कि जब उससे बात की जाएगी तो वो साफ इनकार कर देगी। उसे ये भी इल्म था कि नाना उसकी ख्वाहिश को अहमियत देंगे। यूँ भी उसने सैफी को कभी ज़िंदगी के साथी के रूप में सोचा ही ना था। नुमान शाह तो बाद में आया था, अगर वो ना भी होता तो वो तब भी सैफी से शादी से इनकार कर देती। वो अपना घर चाहती थी। ये क्या, शादी के बाद भी यहीं रहो। उसने ये भी सोच लिया था इम्तिहान से फारिग होते ही वो नुमान से शादी के लिए बात करेगी। यूँ भी नुमान उसके इम्तिहान शुरू होते ही गाँव चला गया था और जिस रोज़ उसका आखिरी पेपर था, वो पेपर देकर निकली तो नुमान का फ़ोन आ गया। तुम आ गए हो? हाँ, आज ही आया हूँ, वो खाँसते हुए बोला। तबीयत तो ठीक है, बस बुखार है और तो कुछ नहीं। दवाई ली? तुम ही दवा हो मेरी। क्या मतलब? तुमको देख लूँगा और भला चंगा हो जाऊँगा, मगर मैं तो आज नहीं मिल सकती। क्यों? नानो से वादा किया था कि पेपर देकर फ़ौरन आऊँगी, उनके साथ कर्नल रहमत खान के यहाँ जाना है। ठीक है, जाओ फिर, वो बोला। खफ़ा हो रहे हो? नहीं, मैं भला क्यों खफ़ा होने लगा? अच्छा ठीक है, फिर कल मिलेंगे, बेहतर। नुमान ने कहकर सिलसिला मुनक़्क़िद कर दिया तो उजाला के दिल पर घोंसा सा पड़ा। वो मुझसे नाराज़ हो गए शायद, मगर नाना भी खफ़ा हो जाएँगी। तब उसने घर फ़ोन किया, नाना ने बताया कि कर्नल रहमान खां के यहाँ नहीं जाना क्योंकि उनके अज़ीज़ों में कोई मर्ग हो गई है। फिर नाना, मैं नाइमा के यहाँ जा रही हूँ, 1-2 घंटे तक आ जाऊँगी। ठीक है। उन्होंने इजाज़त दी तो हमारी खुशी कि उसका दिल खिल उठा और फिर वो नुमान शाह को बताए बगैर उसके घर पहुँच गई। वो कभी नुमान के घर के अंदर ना गई थी, मगर नुमान के साथ बारखा उसके घर के सामने से गुजरी थी। बावर्ची मुलाजिम ने गेट खोला, वो सुजुकी अंदर ले गई। तभी अंदर से मुलाजिम भी निकल आया। नुमान साहब हैं? जी अंदर हैं। वो मुलाजिम के साथ अंदर चली गई। वो लाउंज में ही मौजूद था। उजाला को देखकर उसने एकदम आंखें मसली। ख्वाब नहीं, हकीकत है, उजाला ने कहा। अगर ये हकीकत है तो बहुत खूबसूरत है और अगर ख्वाब है तो कभी ना टूटे। तुम मेरे घर आई हो रोशनी। नुमान शाह के लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में मोहब्बत थी। बैठो, नुमान ने कहा। वो बैठने लगी तो वो बोला, नहीं उधर नहीं, बैठो इधर। वो जहाँ बैठना चाहती वो उठा देता। भाई बैठने भी दोगे? उजाला हंसी। समझ में नहीं आता कि कहाँ बिठाऊं। चलो मेरे सामने बैठ जाओ। वो हंसती हुई बैठ गई। मुलाजिम कोल्ड ड्रिंक ले आया। तुम यूनिवर्सिटी से आ रही हो, भूख तो लगी होगी। नहीं, चलो बाहर खाना खाएंगे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, उजाला ने कहा। तुम्हें देख लिया तो सब बीमारी हवा हो गई, मैं ज़रा एक फ़ोन कर लूँ। वो उठ गया और अभी वो फ़ोन करके पलटा ही था कि उजाला टटक गई। ग्लास डोर खोले सैफ ही खड़ा था, उसकी नज़रें उजाला पर थी। अरे सैफ, तुम आ गए, मैं तुम्हें भी फ़ोन ही कर रहा था कि माताओं, मैं लंच पर जा रहा हूँ। फिर आप जाएं सर। नहीं, अब आ गए तो चेक साइन करवा ही लो। और वो तो लाइव वालों की फ़ाइल लाए हो? जी सर, इस पे डिस्कशन कल ऑफिस में कर लेंगे। बेहतर सर, मैं अब चलती हूँ। उजाला खुद पर काबू पाकर बोली। बैठो यार, सैफ अभी चला जाएगा, मैं तैयार होता हूँ। नुमान ने कहा, मुझे ज़रूरी जाना है। उजाला की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अरे सैफ, मैंने तारुफ तो करवाया नहीं, ये मेरी दोस्त है उजाला। अस्सलाम वालेकुम। सैफ ने फ़ौरन सलाम किया तो वो जवाब ही ना दे सकी और पर्स उठाकर बाहर की तरफ लपकी। नुमान भी उसके पीछे चला आया। तुम, क्या हो गया रोशनी? मैं घर जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं
خیر یہ تو ہے، بس وہ کار میں بیٹھ گئی اور پھر نعمان کی طرف دیکھے بغیر گاڑی ریورس کر ڈالی۔ کمال کی لڑکی ہے۔ نعمان اندراتے ہوئے بولا، جی سر، اچھی دوست ہے میری، تو سر آپ شادی کر لیں۔ نہیں سیف میاں، اچھی دوست ضروری تو نہیں اچھی بیوی بھی ثابت ہو، اور یوں بھی تمہیں پتہ ہے میں جس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، ہماری اپنی اتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکیاں موجود ہیں، باہر ہم شادی نہیں کرتے، تو یہ تو آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں گی؟ سیفی نے پوچھا۔ آف کورس، اور یوں بھی مجھ سے کون لڑکی ہوگی جو شادی نہ کرنا چاہے گی؟ نعمان شاہ کے لہجے میں فخر تھا۔ یہ بات تو ہے سر، آپ جیسا شخص نصیبوں والوں کو ملتا ہے، مگر یہ تو اچھی لڑکی ہے بقول آپ کی، سب کچھ ہے سیف میاں، مگر شادی تو میں صرف سارا بطور سے ہی کروں گا، جو میرے دل کی خواہش ہے اور روح کی تان ہے، میری خالہ ساتھ ہے۔ اچھا چھوڑو، مجھے چیک دو اور فائل بھی کام کی بات کریں۔ نعمان شاہ بولا تو سیفی نے چپ چاپ فائل اس کے حوالے کر دی۔ چونکا تو میں اسی وقت تھا جب میں نے تمہاری گاڑی اس کے پورچ میں دیکھی۔ تمہیں پتہ ہے نعمان شاہ کس کماش کا آدمی ہے، کتنی لڑکیوں سے اس کی دوستی ہے، اور تم بھی اس کے چھال میں آ گئی۔ تف ہے تم پر اجالا، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا، تم میرے دل میں بہت اونچی جگہ پر تھی، اور اتنی اونچائی سے گری ہو کہ پاش پاش ہو گئی ہوں۔ میں نے تمہارے بارے میں کتنے خواب دیکھے تھے، سہانے خواب، تمہاری سنگت کے سپنے، تمہیں اپنانے کی خواہش بچپن سے میرے دل میں ہمک رہی تھی، مگر تمہاری اس حرکت نے میرے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے۔ تم شاید اپنی نظروں سے تو گری ہو، مگر میری نظروں سے بھی گر گئی ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تم جیسی لڑکی کو چاہتا رہا جو اکیلے گھر میں ایک جوان مرد کے پاس۔ پلیز سیفی، یقین کرو، میں پہلی بار گئی ہوں وہاں۔ وہ پہلی بار اس کے بعد کار کب بولے گی؟ یہ کون یقین کرے گا کہ 2 سال کی دوستی میں تم پہلی بار اس کے گھر گئی ہو؟ وہ تمسخر سے ہنسا۔ نہ کرے کوئی یقین، اور نہ مجھے کسی کو یقین دلانے کی ضرورت ہے، وہ ہر درمی سے بولی تو سیفی سے گھورتا ہوا کمرے سے نکل گیا، اور اسی روز شام کو اسے نعمان شاہ کو فون پر کہا تھا، نومی تم اپنے والدین کو ہمارے ہاں بھیجو۔ کیوں؟ کیونکہ نانو میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ تو کر لو نومی، تم گھر والوں کو بھیجو گے تو؟ دیکھو روشنی، تم میری بہت اچھی دوست ہو، مگر میں شادی کر کے اچھی دوست ہونا نہیں چاہتا ہوں۔ واٹ؟ ہاں، میں تعمر تمہیں دوست کی حیثیت سے چاہ سکتا ہوں، مگر نعمان شاہ صاف صاف بات کرو بھائی، تم سمجھو نا، مجھے بتاؤ تم مجھ سے شادی کرو گے یا نہیں؟ نہیں، وہ بھی شاید فائنل کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نہیں، آئندہ مجھ سے بات مت کرنا۔ اجالا نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ دل تو چاہا بہت کچھ سنائے، یاد دلائے، مگر بچھڑتے ہوئے وہ کوئی کمینگی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اور پھر وہ تمام رات اسے اپنی محبت کو دفنا کر اس پر آنسو بہانے میں گزارتی۔ اور صبح اس کے لیے اور عذاب لائی تھی جب اسے پتہ چلا کہ سیفی نے اس سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ نفیس ماموں نے اسے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی تھی، یہ بات اسے تب اندا نے بتائی تھی۔ وہ خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی۔ اس روز وہ الماری میں اپنے کپڑے درست کر کے رکھ رہی تھی کہ سیفی دروازے پر دستک دے کر اندر آ گیا۔ مجھے کچھ کہنا ہے اجالا۔ کیا؟ دیکھو اجالا، مجھے اس گھر کے مکین بہت پیارے ہیں، میں یہاں سے کہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، جبکہ ابو نے کہا ہے میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں، دوسری صورت میں تم سے شادی کر لوں، اور مجھے ان کی یہ دونوں باتیں قبول نہیں۔ سیفی، اجالا، تمہیں میں نے بہت چاہا، اتنا کہ تم شاید تصور بھی نہ کر سکو۔ نعمان شاہ نے تو اس کا اشر اشیر بھی نہ چاہا ہوگا تمہیں، مگر میں کیا کروں، اس سب کے مجبور کرنے پر بھی تمہیں اپنا بھی لوں تو ساری عمر کی کشٹ کے ساتھ کس طرح رہ پاؤں گا؟ نہ تم سے نہ محبت کر سکوں گا، نہ نفرت۔ میں نے بہت سوچا ہے کہ کیا ہے اگر تمہارا دل کسی پر آ گیا، یہ تو بے اختیار جذبہ ہے، تو پتہ ہے میرا اندر نہیں مانتا کہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ بھی اپنا لوں، تمہیں چاہ لوں۔ کہانیوں اور فلموں میں تو ایسا ہوتا ہے، مگر اجالا، زندگی کوئی سوپ چاند صفات کی کہانی نہیں، نہ ہی زندگی 3 گھنٹے کی فلم ہے، یہ تو جی جی کر مرنے والی بات ہوگی۔ میں تمہارا یہ جرم کبھی بھی معاف نہ کر پاؤں گا۔ میں کیا کروں بتاؤ؟ تم انکار کر دو، تم کہہ دو تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ نہایت ملتجی لہجے میں بولا، تمہاری بات کوئی نہیں ٹالے گا۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی۔ تھینکس اجالا، وہ مشکور ہوتے ہوئے بولا۔ کاش کاش، پھر ایک دم میری پر گھوما اور کمرے سے نکل گیا۔ نانو نانو، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور وہ بھی سیفی کے ساتھ ممکن ہی نہیں، اس گھر کے کسی لڑکے سے مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ نانو کی گود میں سر کے آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھی، باولی ہوئی ہو، پتہ ہے جب تم پیدا ہوئی تھی تو فہرا نے خود نفیس سے کہا تھا یہ سیفی کی دلہن ہے، پتہ ہے سیفی کو فہرا بہت پیار کرتی تھی۔ اب میری ماں کی خواہش کی بین مجھے نہ چڑھائے نانو، مجھے سیفی سے شادی نہیں کرنی، اگر مجھے مجبور کیا تو میں گھر چھوڑ کر ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ پھر کہاں کرنی ہے شادی؟ جہاں جی چاہے، مگر اس گھر کے کسی لڑکے کے ساتھ نہیں۔ میں ہمیشہ یہی رہوں گی اور شادی کے بعد بھی یہی رہوں، میرا دل نہیں مانتا، آپ اپنا فیصلہ بدل لیں۔ اس نے نہایت بردباری سے کہا، اور نانو صدیق کرے گئیں۔ ہر کوئی اس سے فیصلہ بدلنے کے لیے کہتا رہا، مگر وہ نہ مانی
اور آخر نانا نے فیصلہ کر دیا کہ جو اجالا چاہے گی وہی ہوگا، اور اجالا ہی کہنے پر سیفی کی منگنی لیلا سے طے پا گئی تھی۔ اجالا نے سوچا سیفی نہ تم اپنی چاہت پا سکے نہ ہی میں اپنی محبت کو اپنا سکی، چلو لیلا تو ہم جیسے نامرادوں میں نہ رہیں، کوئی تو بامراد ہو جائے کہ لیلا نے واقعی صرف تمہیں چاہے اور یقیناً تم بھی اسے وہی محبت دو گے جس کی وہ حقدار ہے۔ اس نے لیلا اور سیفی کے لیے بہت سی دعائیں کی اور کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے ڈھلک کر ہاتھوں کی اوک میں آ گرے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول اچھا لگے گا۔ ناول اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔